बात करते हैं कोविड-19 से जुड़े हुए कुछ टर्म्स के बारे में। वो क्या थी पिछले वीडियो में हमने बात की, उससे आगे हम बात करते हैं। एक टर्म आती है, आज हम थोड़े इक्विपमेंट्स के बारे में बात करेंगे, यानी जब कोविड-19 का इलाज होता है या उससे जुड़े हुए अगर आपको सावधानियां बरतनी है तब आप कौन से इक्विपमेंट होते हैं, कौन से उपकरण होते हैं जिनका प्रयोग करना हमें चाहिए। एक उपकरण जो सबसे पहले काफी चर्चा में आया था, एक था N95 एंड सर्जिकल फेस मास्क। मास्क आप समझते हो, चेहरे पे बांधा जाता है ताकि जो ड्रॉपलेट्स होते हैं कोरोना वायरस के वो आपकी नाक के थ्रू या आपके मुंह के थ्रू आपके शरीर में प्रवेश नहीं करे और आप बचे रहें। एक होता है हैंडमेड मास्क होता है। आपने कभी मोदी जी को अगर लाइव देखा है तो वो उनके जो पहना हुआ था वो हैंडमेड था, तो क्योंकि वो मेक इन इंडिया जो हमारा इनिशिएटिव है उसको वो क्या करते हैं प्रमोट करने के लिए उन्होंने पहना था। उससे अगर आप मेडिकल स्टाफ नहीं हो, आप अगर कोरोना के जो लोग मरीज होते हैं उनके नजदीक नहीं हो तो आपका हैंडमेड जो मास्क होता है वो चल जाता है। लेकिन अगर आप एक डॉक्टर हो, मेडिकल स्टाफ हो, तब आपको N95 करके एक मास्क आता है, सर्जिकल मास्क आता है, उसको पहनना चाहिए। कोविड इज अ रेस्पिरेटरी इलनेस स्प्रेड थ्रू वेपराइज्ड ड्रॉपलेट्स। कोविड जो है ये आपका वेपराइज्ड जो वाष्पीकृत ड्रॉपलेट्स होते हैं, जो छींटे होते हैं हमारे शरीर से निकलने वाले, नाक से, आंख से, मुंह से, वो दूसरे शरीर में पहुंच जाते हैं। इस वजह से मास्क पहनना जरूरी है। और आपको N95 मास्क क्या है? दिस इज मोस्ट प्रूवन प्रोटेक्टर मास्क, यानी ये सबसे ज्यादा प्रूव किया हुआ मास्क है ताकि इसको पहनने के बाद में आपके वो ड्रॉपलेट्स आपके शरीर में नहीं पहुंचते। फिर से मैं कहना चाहता हूं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स की सलाह है कि जो नॉर्मल लोग होते हैं, जैसे हम लोग हैं, तो हमें N95 खरीदने की जरूरत नहीं, क्योंकि वैसे भी इसकी कमी चल रही है। लैग की वजह से डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ को ये कम मिल पाता है। तो आपको ध्यान रखना है, जो होममेड मास्क कांट स्टोर स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स विच मे इन द एयर फॉर द 30 सेकेंड्स। जो होममेड मास्क होता है उससे क्या होता है, अगर आपने पहन लिया और आपको छींक आ गया तो वो जो उसके अंदर से ड्रॉपलेट्स गिरा है उसमें अगर वायरस है तो वो 30 सेकेंड के लिए वहां पे जिंदा रह सकता है, इस वजह से। लेकिन अगर आप मेडिकल स्टाफ नहीं हो तो आपको N95 पहनने की जरूरत नहीं है। अगली बात करें, अगला इक्विपमेंट जो हम बात करते हैं वो है, लेकिन एक सलाह है कि जो भी मास्क आपके पास में हो, चाहे वो रुमाल हो या फिर आपका तौलिया हो या जो भी आप पहनते हो, उसको आपको मुंह पे लगाए रखना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना चाहिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए ही बहुत लाभदायक होता है। आगे बात करते हैं वेंटिलेटर्स। ये नॉर्मली आपने एक वर्ड पहले भी कहीं पे सुन रखा होगा, तो हम बताते हैं ये क्या चीज होती है। इट्स अ मशीन, एक मशीन होती है एक्सपेंडिंग द लंग्स एंड सप्लाई देम ऑक्सीजन व्हेन इट इज डिफिकल्ट टू डू देयर ओन। जब कोई भी आदमी खुद से सांस नहीं ले पाता है तब, यानी जब उसके लंग्स यानी जो फेफड़े होते हैं वो खुद से सांस नहीं ले पाते हैं, तब क्या करते हैं, वेंटिलेटर के माध्यम से उन्हें क्या दी जाती है, सांस दी जाती है। अभी मैंने जब पहले वीडियो में बताया था आपको कि जो यहाँ पर कोविड-19 के जो शिकार होते हैं या जो मरीज होता है उससे सबसे ज्यादा समस्या आती है सांस लेने में। अब वो स्वयं सांस नहीं ले पाता है, बहुत पेन होता है तो सांस नहीं लेता, तब क्या करते हैं, उनको वेंटिलेटर पे रखा जाता है। और सबसे बड़ी बात, लैक ऑफ वेंटिलेटर्स, ये कमी हमारे देश में भी है क्योंकि इतने ज्यादा वेंटिलेटर्स नहीं है। आप जानते हो इटली, अमेरिका जैसे जो विकसित देश है, डेवलप्ड कंट्रीज है, उनका भी जो आपका मेडिकल स्ट्रक्चर था वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। तो इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री में आप सोच सकते हो कितनी खराब हालत हो सकती है। फिर भी इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे प्रयास किए और वेंटिलेटर्स उन्होंने उपलब्ध करवाए लोगों को, और इतनी बदतर हालत में नहीं दिया जाए, लेकिन फिर भी वेंटिलेटर्स की कमी है। मोस्ट यूजफुल इक्विपमेंट की बहुत ज्यादा संभावना बढ़ जाती है, यानी उसके मृत्यु होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आप सकते हो, आप क्या कर सकते हो, उसको कुछ पल के लिए आप उसको बचा सकते हो। एक और वेंटिलेटर का ऑप्शन होता है, अगर वेंटिलेटर नहीं, महंगा भी पड़ता है और कई बार मिलता भी नहीं है, तो उसका जगह एक और इक्विपमेंट आता है जिसको कहते हैं बाईपैप। फुल फॉर्म इसका जो होता है, बायो लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। एक प्रकार की मशीन होती है जिसके माध्यम से क्या किया जा सकता है, शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाई जा सकती है। ये क्यों यूज किया जाएगा, जब हमारे पास वेंटिलेटर्स की कमी हो, उपलब्ध नहीं हो, तब बाईपैप के माध्यम से क्या किया जा सकता है, इलाज किया। अब कोविड-19 आ गया, हमने कोविड-19 के जो लोग हैं उनको तो वेंटिलेटर पर रख दिया, लेकिन ऐसा नहीं होता सिर्फ कोविड-19 वालों को ही ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती है, डिजीजेज होती है जिनमें लोगों को वेंटिलेटर्स पर रखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई निमोनिया का अगर मरीज है, उससे ज्यादा निमोनिया हो गया है, तो फिर उसको वेंटिलेटर पर रखना पड़ेगा। उसके लिए जब वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं है तो हम इस मशीन के माध्यम से उस व्यक्ति को सर्वाइव करवा सकते हैं। इसके लिए ये मशीन बहुत काम की होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको शब्द ध्यान रखना है वो शब्द है PPE। फुल फॉर्म होता है इसका पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी
कोई भी डॉक्टर खुद को कैसे स्वयं, आपने कभी अगर कोई वीडियो देखा होगा डॉक्टर्स को, आपने सूट पहनते हुए, नीचे एक वो बड़ा सा पेन टाइप पहनते हुए, फिर मास्क पहनते हुए, फिर ऊपर ऐसे पहनते हुए, एकदम से वो एस्ट्रोनॉट टाइप बन जाते हैं ताकि उनकी क्या हो सके, रक्षा हो सके। वो उसी को ही पीपीई कहते हैं। और ये अब काफी न्यूज में था क्योंकि चाइना ने जो पीपीई भेजे थे वो डैमेज थे, उनमें समस्याएं आ रही थी, इस वजह से उनको वापस भी भेजा गया और काफी कंपनीज के खिलाफ सरकार ने एक्शन भी लिए थे। तो वो उसको पीपीई कहते हैं। फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, क्योंकि किसी एग्जाम में आपके सामने आ सकता है कि जो पीपीई अभी कोरोना के दौरान काफी न्यूज में रहा, वो उसका फुल फॉर्म क्या है। तो आपको ध्यान रखना है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। क्या क्या चीजें होती है इसके अंदर वो बता देता हूं आपको। ग्लव्स होते हैं, फुल बॉडी सूट होता है, प्रोटेक्टिव आई वियर होते हैं, यानी आंखों पे पहनने के लिए आई वियर आते हैं। तो कभी आपने डॉक्टर्स को देखा होगा, चित्र देखे होंगे, फोटो देखे होंगे, यहाँ पे निशान होते हैं रेड रेड से, उनको बहुत ज्यादा, क्योंकि दिन भर अगर आप पहन के रखते हो, 8 से 10 घंटे पहन के रखो, वो बहुत टाइट भी होते हैं। टाइट नहीं रखे तो फिर उससे वो ड्रॉपलेट्स बाहर जाने की संभावना रहती है, तो वो बहुत बांधे होने की वजह से उनके यहाँ पे निशान हो जाते हैं, वो इसी की वजह से होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर N95 मास्क होता है और इसका काम क्या है, टू एक्सपोजर फ्रॉम हार्मफुल पार्टिकल्स, जो बाहर से खतरनाक जो पार्टिकल्स आ रहे होते हैं, जो तत्व आ रहे होते हैं, ताकि आपके शरीर के अंदर एंटर नहीं हो, इसके लिए उस पीपीई का प्रयोग किया जाता है। ये पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है। ये बात अपन ने की। इसके अलावा हम बात करते हैं, एक टेस्टिंग होती है कोरोना के दौरान, उसको कहते हैं पीसीआर टेस्टिंग। इट्स अ टेस्टिंग प्रोटोकॉल, एक प्रकार की ये टेस्ट होता है। इट्स आइडेंटिफाइंग द वायरस डीएनए थ्रू पीसीआर। एक सिस्टम होता है पीसीआर, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वायरस के डीएनए तक जा सकते हैं। अदरवाइज बाकी जो अगर नॉर्मली अगर हम किसी चीज से अगर उसकी टेस्टिंग करते हैं तो वो डीएनए हमारे पकड़ में नहीं आ पाता है। ऐसा आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, नेगेटिव आया पहले रिपोर्ट, फिर नेगेटिव आई, उसके बाद पॉजिटिव आ जाती है। उसका रीजन क्या है, वो जो टेस्टिंग की गई थी वो डीएनए को सही तरीके से आइडेंटिफाई नहीं कर पाई। पीसीआर टेस्टिंग होता है तो उससे सही तरीके से क्या हो जाता है, आइडेंटिफाई हो जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है पीसीआर का, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। इसके माध्यम से वो क्या किया जाता है, इसको चेक किया जाता है। इसके सैंपल जो लिए जाते हैं, सैंपल ऑब्टेन थ्रू थ्रॉट और नेजल स्वैब, यानी उसको गले से या फिर आपका जो नेजल स्वैब है, नाक का जो ऊपरी हिस्सा है, इसमें कुछ मशीन टाइप डाल करके वहां से आपके क्या लिए जाते हैं, आपके टेस्टिंग लिए जाते हैं, ताकि आप कोविड पॉजिटिव है नेगेटिव है इसका उससे डिसाइड होता है। किस टेस्टिंग से होता है, पीसीआर टेस्टिंग से। वैसे ये आपको नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन जो बच्चे साइंस से रिलेटेड हैं उनको ये सवाल पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट और बाद में हो सकता है। आप अगर बायो से जुड़े हो, मेडिकल सेंटर, मेडिकल फील्ड में जाते हो, तो आपके लिए ये शब्द बहुत काम आने वाले हैं। इस वजह से मैं ये सब लेके आया हूँ, और इसके बारे में ज्यादा तो मैं फिर नहीं बता सकता क्योंकि मैं खुद साइंस से रिलेटेड नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने जहां से साइट से लिया है वहां पे ये जो जानकारी थी वो मैंने आप तक पहुंचाई। अब अपन बात करते हैं, एक शब्द आपके सामने, अब इक्विपमेंट वाली बात हो गई, उससे आगे बात करते हैं हम। एक शब्द आता है आपके सामने, मिटिगेशन। मिटिगेशन की बात करें, मिटिगेशन का अर्थ होता है कमी करना, स्लोइंग डाउन द रेट ऑफ इन्फेक्शन। जो इन्फेक्शन बढ़ रहा है उसकी जो रेट है उसमें क्या करना, कमी करना। इसका अच्छा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा, केरला जो भारत का स्टेट है। सबसे पहले भारत में जो कोविड-19 का पॉजिटिव पाया गया था वो केरल में था। वहां पे अचानक से क्या हुआ, वहां पे बहुत ज्यादा लोगों में ये आना शुरू हुआ, फैलना शुरू हुआ, और केरला टॉप पे हो गया, यानी सर्वाधिक पॉजिटिव कहीं पे थे तो वो केरला में थे। आज केरला में सबसे कम है। आपने अगर न्यूज में ढंग से देखा हो तो क्या हुआ, उन्होंने मिटिगेशन किया। मिटिगेशन का अर्थ क्या होता है, जो इन्फेक्शन बढ़ रहा था, जो उसकी चैन बन चुकी थी, उस चैन को उन्होंने तोड़ दिया। जब आप एक वीडियो भी आया था बच्चों का, अगर आपने देखा, ईंटें रखी हुई थी, उसमें अगर आप एक ईंट को बीच में से निकाल दो तो बाकी वाली आगे वाली ईंटें नहीं गिरेगी, नहीं तो वो सारी ईंटें गिरेगी। उन्होंने ऐसा किया, मिटिगेट कर दिया उसको, इस वजह से इन्फेक्शन कम हो गया और केरला आज बहुत सेफ स्थिति में पहुंच चुका है। भीलवाड़ा को उदाहरण ले सकते हैं आप। भीलवाड़ा में शुरुआत में काफी आए थे, अब देख लो काफी क्या हो चुके हैं, कम हो चुके हैं। तो उसका रीजन मिटिगेशन है। ये काम आती है, एक और टर्म है जो यूज की जाती है। कैसे आप मिटिगेट कर सकते हो, कैसे कमी ला सकते हो, उसके कुछ आपको कार्य होते हैं, वो देख लीजिए। सोशल डिस्टेंसिंग सबसे जरूरी, यानी आप कम से कम 3 से 6 फुट की दूरी पे रहिए, मुंह पे मास्क लगा के रहिए, नजदीक से बात मत कीजिए, डायरेक्टली किसी के संपर्क में मत आइए। इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, हमारे स्टेट में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी क्या कर सकते हैं, मिटिगेशन भी कर सकते हैं। अभी अपने बाड़मेर में आपने देखा होगा बहुत ज्यादा क्या हो रहे हैं, ये मामले सामने आ रहे हैं, तो वो हमारे लिए थोड़ी चिंता का विषय है, इसलिए मिटिगेशन पे आपको ध्यान देना होगा। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, सेल्फ क्वारंटाइन। अगर आपका किसी भी प्रकार का ट्रेवल हिस्ट्री है, छोटा मोटा भी ट्रेवल हिस्ट्री है, तो उसको सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपने अभी जितने भी पॉजिटिव आए हैं यहाँ पे बाड़मेर में, उनकी कोई ना कोई ट्रेवल हिस्ट्री है, या वो जोधपुर से बाहर आ रहा है, अहमदाबाद से आ रहा है, मुंबई से निकल के आ रहा है, वो 15 दिन घर पे रहे फिर बाहर भी चले गए, तो वो हमारे लिए समस्याएं खड़ी कर सकता है। इस वजह से आपको ध्यान रखना, सेल्फ क्वारंटाइन करना। ऐसा नहीं है उनसे नफरत किया जाए, बाहर से क्यों आए,
वहां पे भी उनकी मजबूरी है, क्योंकि उन्हें वहां पे खाना नहीं मिल पा रहा है। कंपनी में, जो इस कंपनी में कामगार लोग होते हैं, इतने कोई अमीर लोग नहीं है जो वहां से निकल करके यहाँ आएंगे, गरीब लोग हैं, वहां पे उनको काम से निकाल दिया, या अभी 2 महीने हो गए तो वहां उनको रखा। अब जो मालिक है उसके पास का उसका भी धंधा नहीं चल रहा है, तो वो वहां से निकालेगा, तो व्यक्ति वो यहाँ से आ जाते हैं। तो हम उससे नफरत नहीं करते, ऐसा नहीं कि आप क्यों आए, ये कौन है, कैसे। अगर उसकी जगह हम होते तो हमें भी आना पड़ता, लेकिन हमारा कर्तव्य बनता है हम उन्हें सलाह दें कि आप घर पे रहिए, 14 दिन हमसे मत मिलिए। अगर आपके फैमिली मेंबर है तो भी आप उसे समझाने का प्रयास करना चाहिए। बाकी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा काम कर रहा है, सरपंच से लेकर हर मेडिकल स्टाफ, इनको हम सलाम करते हैं कि इतना बढ़िया काम धूप के अंदर, क्योंकि हमारे राजस्थान बाड़मेर में खासकर 48 की डिग्री के आसपास तापमान होता है, उतनी धूप में खड़े रहना बहुत मुश्किल होता है, फिर भी वो आपके लिए मेहनत करते हैं, आपसे रिपोर्ट लेने आते हैं। अगर हम उसके साथ मिसबिहेव करेंगे तो ये बहुत गलत बात होती है। और खासकर हमारा मेडिकल स्टाफ जो होता है वो लेडीज होते हैं, जो आशा बहन जी हो गए या फिर जो भी आपके होते हैं जीएनएम एएनएम, उनके साथ हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए। उन्हें हमें जो भी जानकारी, सही जानकारी, वो हमारे लिए काम कर रहे हैं, खुद के लिए नहीं कर रहे, उनको नहीं, और वो खुद को रिस्क में डाल रहे हैं आपके लिए, तो आपको उनको अच्छे से जानकारी भी प्रदान करना चाहिए। इसके अलावा आइसोलेट करना चाहिए खुद को टू प्रिवेंट। और मिटिगेशन का फायदा क्या है, इसका फायदा बता दें, टू प्रिवेंट ओवरवेलमिंग ऑफ मेडिकल एंड सपोर्ट सिस्टम। अब अगर ये मिटिगेशन हो गया, चैन टूट गया एक बार, तो एक साथ हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा लोग नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप मान लो किसी भी एरिया में है, कोई भी एरिया है, वहां मान लो 100 लोगों को एक साथ कोरोना के पॉजिटिव पाए गए, पूरा हॉस्पिटल एक साथ भर जाएगा। फैमिलीज पीछे से और वरीज करेगी, उस वजह वो भी वहां पे उपस्थित हो सकते हैं। तो एक साथ हॉस्पिटल भरने की वजह से क्या होगा, वहां पे लोगों के पास, हमारे पास में क्या नहीं, इक्विपमेंट नहीं होते, इतनी सुविधाएं नहीं होती है, तो फिर हम उन ओवरवेलमिंग हॉस्पिटल्स को क्या नहीं कर पाते, हैंडल नहीं कर पाएंगे। इस वजह से ये जरूरी है, अगर मिटिगेशन कम कर दिया, अगर रेट कम है, तो लोग धीरे धीरे हॉस्पिटल जाएंगे, आगे वाले वो निकल जाएंगे, तो फिर हमारा इतना ज्यादा मेडिकल जो कष्ट होने की जो संभावना रहती है वो नहीं होगा। अब बात करते हैं, 1-2 टर्म और है, उसके बारे में बात कर लें, फिर छोटा वीडियो ही रखेंगे, क्योंकि आपको पता है पिछली बार भी अपने को काफी जब बाद में बीच में इंटरप्ट हो जाता है तो क्या होता है, वीडियो पूरा टूट जाता है, फ्लो टूट जाता है। इसी से मिटिगेशन से जुड़ा हुआ एक कर्व होता है, फ्लैटनिंग कर्व कहते हैं, कर्व को बोलते हैं, वक्र को बोलते हैं। अगर आपने कभी मैथ्स वगैरह में देखा होगा, ऐसे ग्राफ से बनता है। अगर कोई चीज, किसी चीज में वृद्धि हो रही है तो ऐसे कर्व ऊपर जाएगा, कमी हो रही है तो डाउन होगा, और अगर बराबर है तो वो समतल चलेगा। अब जब पहली बार जब ये कोविड केसेस आए थे, अमेरिका में चले जाओ, अभी उनका कर्व जो था वो बहुत ऊपर था, अब क्या हो रहा है, डाउन आ रहा है। इंडिया में अभी लेवल में चल रहा है। तो ये फ्लैटनिंग कर्व जो है, स्लोइंग द रेट ऑफ एट विच डिजीज इज स्प्रेडिंग, यानी जो बीमारी जिस रेट से बढ़ रही है उसको क्या किया जाता है, उसके देखा जाता है। इसके लिए कुछ प्रिकॉशंस होते हैं, यानी आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी चाहिए, जैसे प्रैक्टिसिंग हैंड हाइजीन, यानी अपने हाथ साफ रखने चाहिए, उन्हें धोना चाहिए। सैनिटाइजर उपलब्ध नहीं है तो फिर भी आपको साबुन वगैरह से अपने हाथ साफ रखने चाहिए। बिकॉज इसके अलावा क्या कर सकते हैं, मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंसिंग, ये पहले मैं मेंशन कर चुका हूं। अगर आप ये फ्लैटनिंग कर्व गिर जाता है, अगर ये डाउन हो जाता है, तो इसका फायदा क्या होगा मैं आपको बताता हूं। बेनिफिट ये होगा, रिड्यूस फैटेलिटी रेट, ये सबसे जरूरी है, यानी मृत्यु दर को कम कर देता है। जितने लोग कोविड की वजह से जा रहे हैं वो जाना बंद हो जाएंगे। जब फैटेलिटी रेट कम हो जाएगा तो एक जो हमारा सोसाइटी होता है उसमें क्या नहीं होगा, एक नेगेटिव मैसेज नहीं जाएगा। नॉर्मली होता क्या, हमारे फैमिली में से अगर किसी का ऐसा डेथ हो जाए तो हमें बहुत दुख होता है, और हम सोचते हैं गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, कार्य नहीं कर रही है, ऐसा हमें लग सकता है। तो फैटेलिटी रेट कम है तो लोग वेट करेंगे, घरों पर ठहरेंगे, हॉस्पिटल की तरफ नहीं जाएंगे ज्यादा। तो जब हॉस्पिटल्स ओवरवेलम नहीं होंगे, ज्यादा भरे नहीं जाएंगे, तब फैटेलिटी रेट कम होगी, मृत्यु दर कम होगी। भारत में काफी कम है, बहुत अच्छा उदाहरण है हम लोग दुनिया के सामने। साइंटिस्ट टाइम टू डिस्कवर थेरेपीज एंड क्रिएट वैक्सीन, और इसके अलावा साइंटिस्ट को ज्यादा टाइम मिल जाता है, क्योंकि फैटेलिटीज रेट होंगे तो फिर इंटरनेशनल जो सिनेरियो होगा उसमें टेंशन क्रिएट हो जाता है। तो इस वजह से अगर इंटरनेशनल सिनेरियो में टेंशन नहीं क्रिएट हो तो वैक्सीन जल्दी से बन सकता है, इंटरनेशनल कम्युनिटी एक जगह आ सकती है। नहीं तो इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या होगी, फॉर एग्जाम्पल भारत को ले ले, भारत अपना काम करेगा, बाकी वाले कंट्रीज अपना काम करेंगे, इस वजह से ये काम कर सकता है। डॉक्टर्स टाइम टू ट्रीटमेंट, और डॉक्टर्स को क्या मिल जाता है, ट्रीटमेंट का टाइम मिल जाता है। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो ये कुछ वर्ड थे। एक और वर्ड है आपको ध्यान रखना है, कॉमोर्बिडिटी। कॉमोर्बिडिटी का अर्थ क्या होता है, मेडिकल कंडीशन पर्सन विद मोर देन वन डिजीज। अब क्या होता है, अभी तो कोविड आया, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको एक से ज्यादा बीमारियां होती है। फॉर एग्जाम्पल ब्लड प्रेशर, डायबिटीज का कोई रोगी है तो उसको दोनों बीमारियां साथ में। अब उस व्यक्ति को दोनों जब बीमारियां साथ में है तो उसका खतरा बढ़ जाता है कोविड-19 के दौरान, क्योंकि जब वो कोविड-19 के दौरान रहेगा तो उसका खतरा बढ़ जाएगा और उसके फैटेलिटी रेट बढ़ने के भी क्या होते हैं, चांसेस ज्यादा होते हैं। अब 2 शब्द और हैं, उसके बाद हम रैप अप करते हैं।
तो देखो दो शब्द वो एक और है जो वो है 70% आइसोप्रोपिल अल्कोहल। ये एक प्रकार का हैंड सैनिटाइजर है, यानी इससे हम क्या धो सकते हैं, हाथ धो सकते हैं। वॉशिंग थ्रू सॉप एंड वाटर किल्स वायरस ऑन द स्किन। अगर आपके स्किन पे वायरस है, यानी फॉर एग्जांपल हाथ के ऊपरी हिस्सों पे वायरस है, तो आप अगर सॉप से धोते हो यानी साबुन से अगर हाथ धोते हो वो रिड्यूस हो जाएगा, हट जाएगा। लेकिन कहीं और ऐसी जगहों पे जो जैसे नाखून में या फिर हाथ की ऐसी जगहों पे जहां पे साबुन नहीं जा पाता है, तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल यूज करना पड़ेगा। अगर आपने आसपास कहीं देखा होगा वो यूज करना पड़ेगा। एक्सपर्ट्स एडवाइज 70% आर इफेक्टिव एट डिस्ट्रॉइंग द वायरस स्ट्रक्चर। ये जो सैनिटाइजर होता है इसमें 70% अल्कोहल होता है और ये क्या करता है, किसी भी इस प्रकार के जो वायरस होते हैं इसको मारने में कामगार होता है। एक और है शेल्टर इन पैलेस, कीप पीपल इन देयर हाउसेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को उनके घरों में रखना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इकोनॉमिक्स क्राइसिस आ जाते हैं। लोगों के घर पे रहेंगे कैसे, क्योंकि घर पे अगर उनके पास अच्छा भोजन नहीं है, सब्जी नहीं है, ये सारी चीजें जो एसेंशियल होती है हमारे जीवन के लिए, वो अगर खत्म हो रही है तो फिर क्या होगा, उनको घर पे रखना मुश्किल हो जाएगा। फिर आपने देखा होगा कई जगहों पे लोग बाहर भी आ जाते हैं, जैसे मार्केट खुलता है लोग बाहर आ जाते हैं। इसको कहा जाता है शेल्टर इन पैलेस, लोगों को उसी जगह पे बचाए रखना। इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, घरों तक जो इसेंशियल चीजें होती है उसको पहुंचाने का प्रयास करती है। तो नॉन इसेंशियल वर्क्स आर शटर्ड। इसमें क्या होता है, जो चीजें काम की नहीं होती, जो ऐसे बिजनेस जो लाइफ के जरूरी नहीं है, उनके बिना भी अगर हम क्या कर सकते हैं। थैंक्स यू सर, थैंक्स सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए उसमें क्या होगा, अनइसेंशियल जो वर्क होते हैं वो क्या हो सकते हैं, बंद रखे गए हैं। लेकिन जो इसेंशियल जो वर्क है, फॉर एग्जांपल फूड है, ग्रोसरीज है, फार्मास्यूटिकल्स है, यानी जो दवाई की दुकान से, उनको खुला रखा जाएगा। और इससे कारण क्या होगा, कर्बिंग कम्युनिटी स्प्रेड, लोगों में क्या नहीं बढ़े, ये चीजें आगे नहीं फैले, इस वजह से ध्यान रखना है। अभी एक और छोटी सी चीज बता देते हैं आपको, आज तो कनेक्शन अच्छे से चल रहा है, आप जुड़े रहिए थोड़ा सा। तो अभी जो कोरोना नाम दिया गया, मैंने पहले वीडियो में बताया था, ये क्राउन से बना है और ये जो वायरस था कहां से इमर्ज हुआ ये आप जानते हैं, ये चाइना से हुआ। तो इस वजह से इसका नाम चाइनीज वायरस होना चाहिए, ये एक फैक्ट है। और जब तक ये WHO ने इसको कोरोना नाम नहीं दिया गया था तब तक इसको चाइनीज वायरस या वुहान वायरस, बहुत सारे टीवी चैनल्स ने भी बोला था, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने भी बोला था, और मोस्ट ऑफ कंट्रीज इसी नाम से यूज करते थे। उसका रीजन क्या था, क्यों चाइनीज वायरस कह रहे थे, इंफॉर्मेशन अबाउट द कोरोना वायरस ना, तो चाइना भी चाइनीज वायरस कह रहे थे। उसका रीजन क्या है, आज तक जितने भी पीछे एपेडेमिक या पैंडेमिक हुए हैं उनका नाम उस क्षेत्र के नाम पे रखा गया है, यानी उसका जो जियोग्राफिकल रीजन है उसके नाम पे। फॉर एग्जांपल किसी भी क्षेत्र में, स्पेन में एक बार एक फ्लू हुआ था, इसका नाम स्पेनिश फ्लू रख दिया क्योंकि वो उसका ओरिजिन कहां पे, स्पेन से है। इसके अलावा एक इबोला नामक वायरस आया था 2014 में, अगर आपको याद हो, ये भी काफी फैटेलिटी रेट लेके आया था। तो इबोला जो है ये एक नदी के नाम पे रखा गया। ये कांगो एक कंट्री है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो एक देश है, उस देश की एक नदी है, उस नदी के नाम पे इबोला रखा गया। अब इस हिसाब से चाइना का जो कोरोना वायरस है इसका नाम चाइनीज वायरस होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। उसका रीजन ये है क्योंकि जो अब इंटरनेशनल कम्युनिटी है, ऐसा उनके आरोप लग रहे हैं कि WHO पर चाइना का प्रभाव है, इस कारण चाइना ने ऐसा नहीं होने दिया। लेकिन जो WHO ने जो क्लेरिफिकेशन दिया, उन्होंने जो कहा है, उन्होंने कहा है कि किसी अगर हम पर्टिकुलर क्षेत्र के नाम पे ये रख देते हैं तो लोग क्या होते हैं, उस क्षेत्र के प्रति अपनी एक अलग भावना बना लेते हैं और उस क्षेत्र को है दृष्टि से देखना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ये इबोला के साथ ऐसा हुआ था, जब इबोला एक कॉन्गो से आया था, तो आप जानते हो ये एक अफ्रीकन कंट्री है, और इस वहां से कॉन्गो में क्या होता है, ज्यादातर लोग जो होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं। और अमेरिका वगैरह जो कंट्रीज होते हैं, जहाँ पे जो ये यूके वगैरह है, यूनाइटेड किंगडम वगैरह, वहां पे व्हाइट कलर के लोग होते हैं। जैसे ही उन लोगों को पता चला कि ये कॉन्गो का वायरस है और यहाँ पे फैल सकता है, किसकी वजह से, इन कॉन्गो जो प्रवासी रह रहे हैं, जो वहां पे काम कर रहे हैं, इन लोगों की वजह से, तो उनके खिलाफ क्या हो, ऐसी घटनाएं उनके ऊपर अटैक होने लगे, उन्हें रेसिज्म का सामना करना पड़ा, यानी उन्हें नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ा, उन्हें उन देशों से इवैक्यूएट भी किया गया। इस वजह से WHO ने इस बार फैसला लिया 2020 वाले में कि इस बार हम इसका नाम, आप इसको चाइनीज प्रभाव भी कह सकते हो कि चाइना का प्रभाव था उनके ऊपर, फिर भी उन्होंने कहा कि WHO ने कहा कि अब जितने भी आगे ये जैसे वायरस आएंगे उनका नाम जियोग्राफिकल तरीके से नहीं रखे, यानी उनके भौगोलिक स्तर से नहीं रखे जाए, बल्कि उसकी आकृति, उसके DNA या उससे वायरस में क्या चीजें हैं उसके आधार पर उसका नामकरण किया जाएगा। तो अभी आपको WHO पे सवाल खड़े करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम क्या अभी तो, और अगर पैंडेमिक आती है उसमें अगर इस तरह का नाम फिर जियोग्राफिकल पे होता है तब हम सवाल खड़ा कर सकते हैं कि भाई चाइनीज जो वायरस है तब आपने नहीं रखा और अब रख रहे हो तब, नहीं तो अभी क्या है, ये अच्छा कोशिश है, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं,
इसके माध्यम से रेसिज्म चीजें जैसी चीजें होती है, भेदभाव जैसी चीजों को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने जो अभी आपको बताई, जितने भी मैंने टर्म्स बताए पीछे वाले वीडियो में, इस वाले वीडियो में, आप उन्हें एक बार जरूर देखिए। ये जो लाइव है आपको इसका यूट्यूब पे आपको मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप वहां से क्या कर सकते हो, देख सकते हो। जो यूट्यूब है उसका मैं चैनल का नाम बता देता हूँ, RNT एजुकेशन सेंटर है। वहां पे जाके आप सब्सक्राइब कीजिए एक बार वहां पे, और आप लाइव देखिए। आपको जैसा कि हम पिछले 3 दिन से लाइव आ रहे हैं और आपको अच्छी अच्छी खबर दे रहे हैं। कल एक स्पेशल गेस्ट से मिला था, आगे भी मैं आपको ऐसे गेस्ट लेके आऊंगा जो आपसे मिलेंगे और आप इंस्पायर होंगे। उसके अलावा रोजाना आपका ये जितना मेरा लाइव बगैर इंटरप्ट होके चलेगा, बिकॉज थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम्स का मुझे सामना करना पड़ रहा है। कोई ना कोई ऐसा इश्यू, कोई ना कोई ऐसा टॉपिक जो करंट से रिलेटेड है वो आपके सामने पेश। अभी तो ये बीमारी से संबंधित था, ये काफी फैल चुकी थी, इस कारण मैं ये टर्म्स लेके आया। कल से और आपके लिए इससे जुड़े हुए और कोई फैक्ट होगी तो बताऊंगा। इसके अलावा कोई ऐसी चीज जो आपसे रिलेटेड हो उसके बारे में बताएंगे। जो एक मेरे जो वीडियो लाने का विचार है वो आपको मैं बता देता हूँ। अगर आपको याद हो पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं उन्हें ज्यादा इसके बारे में नॉलेज नहीं होता है। फॉर एग्जांपल सरपंच भी है हमारे गांव के या किसी भी गांव के, उनको नॉलेज नहीं होता है कि हम कौन से संविधान संशोधन द्वारा उनको ये अधिकार मिले सारे जो लोकल गवर्नमेंट चलाने के, या उनके पास क्या क्या अधिकार है, कौन से अनुच्छेद में उनको अधिकार प्राप्त है, क्या एक ग्रामीण का अधिकार हो सकता है, ग्राम सभा के क्या अधिकार है, उसके सदस्यों के क्या अधिकार है, अगर आप एक वोटर है गांव में तो आपके क्या अधिकार है, आप वार्ड पंच है उनके क्या अधिकार है, सरपंच किस तरह से गांव को आगे बढ़ाने में सहायता कर सकते हैं। तो इस चीजों के बारे में अपन एक वीडियो लेके आएंगे, मैं लाइव आऊंगा, उसमें आप अपने भी विचार रख सकते हैं। तो अब ये कोरोना से संबंधित कोई और शब्द जुड़ेगा अगर इस चीज में रिलेटेड, अगर WHO साइट पे कहीं पे भी मुझे मिलेगा तो आपके सामने लेके आऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे। तो आज अभी हम रैप अप करते हैं, काफी आई थिंक काफी मिनट्स हो चुके हैं। फिर क्या होगा, ये जो हमारा इंटरनेट कनेक्शन है फिर हम अच्छे तरीके से जुड़ नहीं पाएंगे, तो फिर बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, आप हमसे जुड़े और रिस्पांस दिया। आगे भी अगर आपको लगता है कि हमारा ये प्रयास अच्छा है तो आप सपोर्ट कीजिए, और हमारे YouTube चैनल को आप एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वहाँ पे ये मेरा लाइव मिलेगा, साथ ही साथ में हम जो क्लासेस लेते हैं वो भी आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली, क्योंकि आपके बच्चे अभी घर पे बैठे हैं, उनके पास में अभी स्कूल आप समझ लो 3 महीने बहुत मुश्किल है। रेयर केस में खुल जाए तो खुल जाए, बाकी आप समझ रहे हो जिस तरह से कोविड पांव पसार रहा है तो मुश्किल लग रहा है। तो आप अपने बच्चों को घर बैठे अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है, एक चैनल सब्सक्राइब करना है यूट्यूब पे। आप ऐसा भी मत सोचिए कि उसके थ्रू आपको हमको बहुत सारे पैसे भी मिलते होंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। नॉर्मली वो हम आपके प्रयास के लिए, अगर आपका सहयोग मिलेगा, आप समाज का सहयोग मिलेगा, तो हम इस प्रयास को और आगे जारी रख सकेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके सामने और आए तो हमें सपोर्ट कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, फिर से यहाँ पे विजिट कीजिए।